तो भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में इसे एक ही इंसान ने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से बनाया था। आज बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस शख्स की जिसने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक देश बनाया। सोचिए जरा, 562 अलग अलग रियासतें और उनसे बनाना है एक देश। कैसे होगा ये? 1947 में यही सबसे बड़ा सवाल था। कागज पर तो भारत आजाद हो रहा था, पर जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा नक्शा जो सैकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ था। और ये 562 सिर्फ कोई नंबर नहीं है, 562 रियासतें, मतलब भारत की 40% जमीन इन्हीं के पास थी। हर रियासत का अपना राजा, अपने कानून, यहां तक कि अपनी सेना भी। सोचिए कितना बिखरा हुआ नक्शा रहा होगा। अब हुआ ये कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो कागजों पर ये सभी 562 राज्य आजाद हो गए थे। मतलब वो चाहें तो अपना अलग देश बना सकते थे। इससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था कि भारत कई छोटे छोटे देशों में टूट जाएगा। एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे उपमहाद्वीप में उथल-पुथल मच सकती थी। और इसी मुश्किल हालात में सामने आते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार, वल्लभ भाई पटेल। वही शख्स जिनके कंधों पर यह नामुमकिन सा लगने वाला काम सौंपा गया। देखिए, पटेल कोई एसी कमरों में बैठकर राजनीति करने वाले नेता नहीं थे। उनकी लीडरशिप तो संघर्ष की आग में तप कर निकली थी। चाहे 1918 का खेड़ा सत्याग्रह हो या 1928 का बारदोली सत्याग्रह, उन्होंने हमेशा जमीन पर उतरकर आंदोलनों को लीड किया और इसी वजह से वो किसानों और आम लोगों के असली नेता बने। और पता है, इसी बारडोली सत्याग्रह के बाद ही उन्हें सरदार का टाइटल मिला। दिलचस्प बात यह है कि ये टाइटल उन्हें किसी कमेटी ने नहीं, बल्कि वहां की महिलाओं ने दिया था। इससे पता चलता है कि उनका आम लोगों से कितना गहरा कनेक्शन था। ये एक कमाया हुआ सम्मान था, दिया हुआ नहीं। देखिए, एक नया देश बनाने के लिए हर तरह के टैलेंट की जरूरत होती है। कहा जाता है कि जहां नेहरू की सोच अंतर्राष्ट्रीय थी, वो एक विजनरी थे। वहीं पटेल जमीन से जुड़े एक रियलिस्ट थे। उनका फोकस बस काम को अंजाम देने पर होता था। दो अलग अलग स्टाइल, लेकिन दोनों ही देश के लिए जरूरी थे। तो चलिए अब आते हैं उस मिशन पर, भारत के एकीकरण पर। यह कहानी है पटेल के जबरदस्त और प्रैक्टिकल अप्रोच की। तो पटेल की स्ट्रैटेजी क्या थी? वो कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने और उनके सबसे भरोसेमंद साथी वीपी मेनन ने तो आज़ादी मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। उनकी रणनीति सिंपल थी, पहले प्यार से समझाओ, देशभक्ति की अपील करो, और अगर उससे भी बात ना बने तो फिर दबाव डालो। उनकी बातचीत का अंदाज भी एकदम सीधा और असरदार था। जैसे जब वो उड़ीसा के 23 राजाओं से मिले तो उन्होंने क्या कहा? कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। बस इतनी सी बात। ये एक लाइन ही उनके काम करने के तरीके को बयां कर देती है। और जिस स्पीड से ये काम हुआ वो तो हैरान करने वाला था। पहले उड़ीसा की 23 रियासतें कुछ ही घंटों में भारत का हिस्सा बन गईं। फिर नागपुर की 38 सैल्यूट स्टेट्स, उसके बाद काठियावाड़ के 250 छोटे बड़े राज्य। लेकिन सबसे मजेदार किस्सा तो शायद फरीदकोट का है। कहते हैं कि जब वहां के राजा थोड़ा हिचकिचा रहे थे तो पटेल ने बस नक्शे पर अपनी लाल पेंसिल घुमाई और पूछा, तो फिर क्या इरादा है? और राजा साहब फौरन मान गए। तो सोचिए, 15 अगस्त 1947 तक एक तरह का चमत्कार हो चुका था। लगभग पूरा भारत एक हो चुका था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 3 सबसे मुश्किल पहेलियां अभी सुलझनी बाकी थीं। ये 3 केस थोड़े अलग थे। पहला, जूनागढ़। वहां का नवाब तो पाकिस्तान भाग गया और फिर जनता की मर्जी से जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। दूसरा, हैदराबाद, जो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। उसने आज़ाद रहने की कोशिश की, लेकिन 4 दिन की पुलिस एक्शन के बाद उसे भी भारत में मिला लिया गया। और तीसरा, कश्मीर। इस मामले को नेहरू ने खुद संभाला और ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, जिस पर पटेल की राय कुछ अलग थी। लेकिन पटेल का काम सिर्फ भारत का नक्शा जोड़ना नहीं था, वो एक आधुनिक देश की नींव भी रख रहे थे, उसके इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे। जैसे उन्होंने अंग्रेजों के आईसीएस को बदलकर भारत का अपना स्टील फ्रेम यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने 1950 में ही चीन की नीतियों को लेकर नेहरू को आगाह किया था, उन्हें भविष्य का दुश्मन बताया था। और 1950 में ही उन्होंने गोवा को आज़ाद कराने के लिए एक 2 घंटे के एक्शन का सुझाव दिया था, जो असल में 10 साल बाद हुआ। ये बातें उनकी दूर की सोच को दिखाती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है?
मतलब है सरदार पटेल की विरासत और भारत पर उनका वो असर जो आज भी कायम है। सोचिए, खुद महात्मा गांधी ने पटेल को एक खत में लिखा था कि रियासतों की समस्या इतनी पेचीदा थी कि उसे सिर्फ तुम ही सुलझा सकते थे। इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है? ये दिखाता है कि काम कितना मुश्किल था और पटेल इसे करने के लिए कितने जरूरी थे। और ये बात सिर्फ भारत में ही नहीं मानी गई। उस वक्त के द लंदन टाइम्स ने लिखा कि जर्मनी को एक करने वाले बिस्मार्क की कामयाबी भी पटेल के काम के आगे फीकी लगती है। और इस तुलना से उनके काम का स्केल और भी साफ हो जाता है। बिस्मार्क ने जर्मनी के लगभग 39 राज्यों को जोड़ा था, जो कि बहुत बड़ा काम था। वहीं सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक देश बनाया। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। और आज उन्हीं के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी है, 182 मीटर ऊंची। ये उनके उस विशाल काम का एक जीता जागता प्रतीक है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सरदार पटेल की विरासत सिर्फ उन कामों में नहीं है जो उन्होंने किए, बल्कि शायद उन बातों में भी है जो नहीं सुनी गई। सोचिए, अगर चीन और गोवा पर उनकी सलाह मान ली गई होती तो आज का इतिहास कितना अलग होता। ये एक सोचने वाली बात है।